हमारे साथ वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी जी हैं। इस समय बिहार में INDIA के एक मजबूत घटक के रूप में तेजस्वी यादव के साथ सभाओं में लगातार देखे जा रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ भी इनकी सभाओं में उमड़ रही है। तो आज इनसे हम जानना चाहेंगे पूरे चुनावी परिदृश्य को लेकर कि बिहार में क्या चल रहा है, इनकी क्या उम्मीदें हैं, किन अपेक्षाओं के साथ इस गठबंधन को इन्होंने ज्वाइन किया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टेट ब्यूरो के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट सुरेंद्र राज जी भी मौजूद हैं। तो मुकेश जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, क्या अपेक्षा है, क्या लगता है बिहार में कितनी सीटें ले पाएंगे? देखिए, बिहार में सरकार 10 साल से है मोदी जी की, और मोदी जी ने जो भी वादा किए उस पर वो मोदी जी खरे नहीं उतरे। और देश में एक होता है कि चलिए आप आधा काम किया आधा काम नहीं किए, लेकिन जो कहाँ 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की वादा मोदी जी ने 2014 में युवा को उन्होंने अपने पक्ष में करके और 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देने की बात की, और 10 साल में 20 करोड़ होना चाहिए। 20 करोड़ छोड़िए, 20 लाख भी नहीं दे पाए, 10 लाख भी नहीं दे पाए। और देश में सत्ता में सिर्फ मोदी जी सिर्फ युवा को रोजगार के नाम पे और विदेश में काला धन इसके नाम पे आए, तो वो दोनों चीज में जीरो पे है। तो देश के युवा जो है वो परेशान है, पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान है। और देश के युवा जो है मजबूती से काम कर रहे हैं, सरकार के विपक्ष में काम कर रहे हैं, और हम लोग जो जनता का आवाज बन के लोगों के बीच में जा रहे हैं, सरकार की खामियां गिना रहे हैं। जो विपक्ष का एक कर्तव्य होता है कि सरकार जो चीज नहीं देख पाते वो उनके आंख बनकर, तीसरी आंख बनकर उनको दिखाने का, जनता का आवाज जो नहीं पहुंच पा रहा वो जनता को बात को सुनकर और मोदी सरकार के सामने में वो बात को रखना, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है देश के जनता, जो हमारे देश का जनता है, कभी किसी को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है। जब भी जिन्होंने भी देश के साथ दाया बाया किया तो सरकार जनता हमेशा उनको बदलने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या अटल जी की सरकार हो या अभी मोदी जी की सरकार हो। जनता ज्यादा एक वक्त नहीं देखता। आपने समय पर काम नहीं किया तो जनता के पास पूरा अधिकार है बदलने का, और जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को बदलना है। तेजस्वी यादव की सभाओं में काफी भीड़ उमड़ रही है जी। यह भीड़ विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था उस समय भी यह देखी गई थी, उनकी सभाओं में काफी भीड़ आ रही थी। इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप भी साथ में हैं, भीड़ कुछ अधिक अप्रत्याशित कह सकते हैं, दिख रहा है हम लोगों को भी। क्या लगता है कि आपके आने से ये भीड़ अधिक हो गई है? देखिए, जो इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है, A to Z की पार्टी, जिस हिसाब से तेजस्वी जी बोल रहे हैं, या माई बाप की पार्टी बोल रहे थे, इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। और जाति आधारित जो गणना हुआ उसमें स्पष्ट हो गया कि कितनी संख्या किस जाति का है। तो अल्पसंख्यक है बड़ी संख्या में, यादव है जो 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में है। उसी तरीके से सभी जाति का, कुशवाहा हो या अन्य जाति का या निषाद का, तो 10% संख्या है। तो तेजस्वी जी के रैली में 2020 में भी आप देखिएगा काफ़ी भीड़ जुटा, और महज 4-5 सीट को लेकर रह गया, नहीं तो सरकार बना ही लेते। और अभी VIP पार्टी भी जुड़ने से निश्चित तौर पे जब एक मिलता है तो 2 हो जाता है, तो निश्चित तौर पे भीड़ बढ़ रहा है, और खास करके युवा का है। और इसमें सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं, सिर्फ निषाद समाज या कह सकते हैं कि यादव हो या मुस्लिम हो, ऐसा नहीं है। सभी जाति वर्ग के आ रहे हैं, और खास करके उसमें आप देखेंगे वो युवा है, जो खास करके 18 साल से लेकर और 35 साल के बीच वाला जो संख्या है ना, वो आपको ज्यादा दिखेंगे। तो मुझे इस सब चीज से खुशी होता है कि देश का जो हमारा रीढ़ का हड्डी है वो युवा है, और युवा हमारे साथ है। मगर आप कितना आशान्वित हैं कि जो भीड़ इकट्ठा हो रही है आपके मैदान पर, आपकी चुनावी सभाओं में, उसमें से कितनी भीड़ वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे आप लोग? आपको क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी? अब जो जोश तो हम देख रहे हैं, उस जोश में तो हमें नहीं लगता कि उसमें से 1% भी वोट मोदी जी को देंगे। क्योंकि जो भी हम लोग बात रखते हैं, चाहे वो संविधान की बात करते हैं या बेरोजगारी की बात करते हैं या काला धन की बात करते हैं, जो मोदी जी पहले कहते थे वही बात को हम लोग दोहरा रहे हैं। और सिर्फ उसमें एक एड ऑन है जो हमारा संविधान है, वही मैं एक अलग से एड ऑन कर रहा हूँ। नहीं तो बाकी हम मोदी जी का ही रिकॉर्डिंग सुनाते हैं
हर जगह की मोदी जी ने ये जो बोले वो अभी पूरा नहीं कर रहे, तो उस नाते सारे लोग हम लोग से कनेक्ट हो रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आखिर कोई रीजन होना चाहिए ना वो मोदी जी को वोट देने के लिए। जो लोग हमें वोट नहीं देना चाहेंगे वो हमारे सभा में ही नहीं आएंगे, मेरा मानना है। 1-8% ऐसे आएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं आएंगे। जो जोश के साथ जो लोग खड़े हैं और हर वर्ग में नौकरी के लिए परेशान है। मतलब आपके हिसाब से जिसकी सभा में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो उसका वोटर है, हाँ, चाहे वो आपकी सभा हो या मोदी जी की सभा हो, जी, कांग्रेस की सभा हो, नहीं चाहे नहीं तो जिनकी भी नहीं सभा नहीं, हो। देखिए कुछ जगह क्या होता है, जिनके पास संसाधन है वो भीड़ को ला रहे हैं 500 रुपये देकर, और कहीं पे भीड़ अपने स्वतः जा रहे हैं। तो जहां स्वतः जा रहे हैं, अगर मोदी जी के भी अगर स्वतः जाते होंगे तो निश्चित तौर पर उनका वोटर है। अगर पैसा दे के मोदी जी ला रहे हैं तो भी वोट उनका नहीं है, या मैं ही पैसा दे के अगर भीड़ को ला रहा हूं निश्चित रूप से वोट नहीं तो वो वोट मेरा नहीं है। तो आप मान लीजिए कि हमारे पास संसाधन तो है ही नहीं, संसाधन भीड़ हमारी पार्टी है, हमारे गठबंधन के लोग हैं, तो हमारे पास तो वो लोग आ जाए उनके लिए व्यवस्था करने के लिए पैसा नहीं है। हमारे पास एक सभा के लिए, एक टेंट के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा का बजट नहीं है। आज मैंने गोपालगंज का हम सभा करके आए, वहां पे 1 लाख रुपया में 95,000 रुपए में टेंट से लेकर, बाजा से लेकर, कुर्सी से लेकर, माइक तक, सारा चीज स्टेज तक वो उन्होंने किया। 1,75,000 का कल कोटेशन आया था, उसको कम करते करते लोग, वहां के लोग, हमें जो जानकारी मिला है 95,000 में किए। अब मोदी जी का जो सभा होगा उसमें साउंड सिस्टम होगा कम से कम 25 लाख रुपए का व्यवस्था। टेंट वेंट तो छोड़ ही दीजिए, वो करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होगा, ठीक है। तो उनके इधर तो नाश्ता 25-50 लाख रुपए का आएंगे। एक छोटी सी सेना लेकर आप लड़ रहे हैं। हाँ, चलिए, संविधान आरक्षण की बात आपने भी की, जी। निषाद आरक्षण पे आप जी। लगातार बोलते रहते हैं, जी, और ये बार बार ये बात कही जा रही है, जो बीजेपी का प्लेटफॉर्म है वहाँ से ये बात आ रही है कि आप लोगों की मंशा पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को दे देने की है। कर्नाटक का उदाहरण भी दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सब पार्टी का मैनिफेस्टो निकला है। अब मैनिफेस्टो जिनका भी, जो भी पार्टी का है, वही उनका फाइनल होता है। आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो निकाल लीजिए, या बिहार के महागठबंधन का तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो लगा लीजिए, इसमें कोई ऐसी बात हमने नहीं कहा है। अब कोई पार्टी जबरदस्ती उसमें हमारे पीठ पे, वो अपने पीठ पे लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। और रहा कि ये देश सबका है, चाहे ऊंची जाति हो या गरीब की हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सबका देश है। और सरकार को जब भी उचित लगेगा कोई भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए या कोई धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उस सरकार उस समय में निर्णय लेगी। जैसे मोदी जी ने अभी 10% EWS उन्हें आरक्षण लागू किया कि ऊंचे जाति में भी गरीब है और उनको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, भूमियार हो या लाला हो, ऊंचे जाति को मिलना चाहिए, और उन्होंने लिया, और उस पर कोई डिबेट नहीं है। कुछ 2-4% लोग होंगे जो मना करते होंगे, कूदते होंगे, लेकिन 95% सहमति, और सरकार निर्णय लिया और सरकार का स्वागत है। हम भी मानते हैं कि अगर अपर कास्ट में गरीब है तो उनको सरकार से लाभ मिलना चाहिए, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए लाभ मिलना चाहिए, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर चीज को सही से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के फेवर में जाकर आप कुछ कर दीजिए। तो उसी तरीके से ये देश सबका है, सभी जाति धर्म का है। सरकार को जिस रोज जो उचित लगेगा वो करेंगे, लेकिन फिलहाल ना वीआईपी पार्टी के मैनिफेस्टो में है, ना कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है, ना कांग्रेस पार्टी या आरजेडी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज नहीं है। मोदी जी जबरदस्ती बोल रहे हैं, उनके पास बोलने के लिए कोई ठोस बात है नहीं, तो बोल रहे तो उस पर हम लोग क्या टिप्पणी करेंगे। जाति पे चली बात, आरक्षण पे चली बात, और निषाद समाज के आरक्षण की बात हो रही। आप हमेशा निषाद समाज की वकालत करते हैं, आपको सन ऑफ मुकेश मल्लाह भी कहा जाता है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है, आपको जैसे महागठबंधन में 3 सीटें मिली, 3 सीटों में एक भी आपके निषाद के उम्मीदवार नहीं। तो यही मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ना कि निषाद के लिए सीट आरक्षित हो जाए। जैसे आज हम एससी में होते तो गोपालगंज हम लड़ाते, अभी हम आरक्षित नहीं है, इसलिए गोपालगंज में हमने किसी पासवान भाई को लड़ाया, रहा 2 सीट हमारे पास जो रहा। तो क्या होता है कि हम चुनाव जो लड़ते हैं जीतने के लिए लड़ते हैं। चुनाव जो होता है वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होता है। क्रिकेट भी मैदान में अगर जाते हैं तो जो प्लेयर अच्छा बैटिंग कर सकता, अच्छा बॉलिंग कर सकता, उन्हीं का चयन होता है। तो आप मोतिहारी जैसे जगह पे जहां 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, राधा मोहन सिंह जी हैं, तो वहां पे उनके सामने में बराबरी का टक्कर देने वाला व्यक्ति चाहिए। उसी समीकरण के तहत आपको लड़ना पड़ेगा।
तो ऑलरेडी हमारे पास निषाद वोट ऑलरेडी है, ये हमारे समीकरण में एड ऑन करना था। हमें देखे कि हमको राधा मोहन सिंह जी को चैलेंज कौन कर सकता है, उनसे जीत कौन सकता है, तो जीत के लिए हमने वहां पे कुशवाहा समाज का हमने टिकट दिया है। भाजपा एक भी सीट नहीं दिया कुशवाहा को, लेकिन हमने कुशवाहा को टिकट दिया क्योंकि मेरी जीत सुनिश्चित करेगा राजेश कुशवाहा जी, ठीक है। उसी तरीके से हमने झंझारपुर में भी हमने देखा कि वहां पे हमारे जो स्थानीय हमारे पार्टी से कोई कद्दावर नेता नहीं था निषाद में कि जो वहां लड़ सकता था पार्टी में, और हम बाहर से अगर किसी को लड़ाते हैं तो वो वहां की जनता के बीच में जाता है कि आप बाहरी चुनाव को लड़ा रहे हैं, तो ये भी एक इशू बनता है और हमें हर हाल में जीतना है। तो वहां पे हमने देखा कि हमारे पार्टी में पिछली बार भी चुनाव 2020 में सुमन कुमार महासेठ बढ़िया समुदाय से है और हमारे पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं, तो हमने देखा वो तैयारी भी झंझारपुर लोकसभा का कर रहे थे। जब भाजपा और नीतीश जी का अलग अलग थे तो वहां पे भाजपा की तरफ से ही ज्वाइनिंग तैयारी कर रहे थे, तो हमें लगा कि उनको लड़ाने से क्या होगा कि हमारे पास उनका भी वोट हो जाएगा, वीआईपी पार्टी का वोट हो जाएगा, तो इसे जीत होगा। तो क्योंकि हमारे पास देखिए निषाद समाज के पास संसाधन का अभाव है, हमारे लोग पहले से तैयारी कहीं नहीं करते हैं, नई जगह पे अचानक हम उनको चुनाव लड़ाएंगे तो वो हार जाएंगे। हमने 2020 में हमने 4 निषाद को चुनाव लड़ाया और चारों निषाद सफल नहीं हुए, चुनाव हार गए। तो जीतने के बाद ही आप सिकंदर बनिएगा और हारने के बाद तो सब झुका करना पड़ेगा। तो आज हमारी जो रणनीति है वो चुनाव जीतने का है, इसलिए हम खुद भी चुनाव नहीं लड़े। राजनीति में ऐसा बताइए कोई ऐसा लीडर होगा जो चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा? हमें भी इच्छा है चुनाव लड़ने के, लेकिन जहां हमारी जहां पकड़ है, जहां हम लड़ सकते हैं, वो हम गठबंधन में, आपको पता होगा कि हम अंतिम ओवर में लास्ट में एडजस्टमेंट हुए राष्ट्रीय जनता दल के साथ, इंडिया गठबंधन में लास्ट में आए, वो अपने कोटे से 3 सीट दिए। तब तक मैक्सिमम सीट जो गठबंधन सहयोगी को दे चुका था, उनके पास जो सीट था उसी में से हमें सिलेक्शन करके हमने लिया। अभी मेरा इच्छा था कि हम दरभंगा में हमारी पार्टी लड़े, हम लड़ते या हमारे परिवार से लड़ते या हमारे पार्टी के और भी अन्य नेता लड़ते, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ क्योंकि वहां पे पहले से ललित यादव जी को क्लियर कर चुका था। खगड़िया में लेफ्ट पार्टी को दे दिया गया था पहले से सीट, जो पिछली बार हम चुनाव लड़े। तो जहां हम लड़ सकते थे वहां पे ऑलरेडी कुछ जगह पे पहले से गठबंधन में जा चुका था और कुछ जो सीट मिला मेरे पसंद से ही सीट मिला, और उस सीट पर हमने वही निर्णय लिया कि हमें जीत चाहिए हर हाल में, और जीत के लिए हमने कैंडिडेट दिया। निषाद को आगे विधानसभा है, भरपूर लड़ाएंगे। विधानसभा पिछले 2020 में 4 लड़ाए, चारों हार गए। तो हमें अपने छोटी सी लड़ाई जब हम लड़ेंगे, अभी हमारे मुखिया लेवल पे है जो जीत रहे हैं, वहां पे हम लोग सहयोग कर रहे हैं। अब सांसद का सीट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसलिए हम लोग सुरक्षित कर लेंगे, तो आसानी से सब सीट पर लड़ सकते हैं, जितने भी सुरक्षित हो गए। तेजस्वी यादव के बीच में करार हुआ है, ये हुआ है पार्लियामेंट होने दीजिए ठीक-ठाक। अगली बार जो सरकार बनेगी, सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ेंगे, उसमें आपको डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया जाएगा। निश्चित तौर पे सीएम के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही 1 नंबर पे रहेंगे, क्योंकि पिछले 2020 में ही उनका लॉन्चिंग हुआ कि बिहार में सीएम का फेस होगा, और पिछली बार भी हमारी अगर लड़ाई हुआ महागठबंधन में तो सीट को लेकर और डिप्टी सीएम को लेकर ही हुआ था। तो इस बार निश्चित तौर पे हमारी सरकार हम लोग बनाएंगे और निषाद का बेटा डिप्टी सीएम आपको दिखेंगे। पिछली बार आप भाजपा के साथ थे जी, राम, प्रभु राम और निषाद राज का प्रसंग जी, और आप सुनाते भी थे, बड़ा भावुक प्रसंग है। तो राम ने निषाद राज को छोड़ा या निषाद राज राम को छोड़कर चले आए? हम राम को कल भी मानते, आज भी मान रहे थे। जब तक सृष्टि रहेगा तब तक हमारे वंश जो है निषाद राज, वो हमेशा राम को मानते रहेंगे। हम प्रभु राम को पार लगाने वाले केवट हैं, तो राम का और मल्ला का जो दोस्ताना है वो कभी खत्म नहीं होगा। अपनापन है, सेवक और भक्त और भगवान का जो, इसलिए पूछा कि भाजपा राम को भजती है, वो देखिए वो आप भी मान लेना कि भजा रही है, नहीं भजती है, भजती है, संस्कृति की ठीक बात है। करते हैं। आप मानिए कि वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, उनके मन में श्रद्धा राम के प्रति 0 है। अगर श्रद्धा होता ना तो राजनीति में राम को नहीं लाते। राम जो है सबका है, मुकेश सहनी का भी है, हर एक जाति समुदाय का है। और जब आप राम को बीच में ले आते हैं तो कुछ लोग जो आपसे एंटी होता है वो निश्चित तौर पे विपक्ष में रहने के कारण वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो इसलिए राम को नहीं लाना चाहिए। अगर राम को नहीं लाते राजनीति में तो बहुत सारे लोग विपक्ष में है वो राम मंदिर जाके आते हैं। आप राम को जबरदस्ती ले आए और राम में मतलब आप इवेंट कर रहे हैं
और उसको पूरा क्रेडिट आप लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो भला आपके विपक्ष में है उससे आप क्यों उम्मीद कीजिएगा कि वो भी आके राम के पे आस्था विश्वास जताए और आपके कहने से जताए। उनके पास आस्था विश्वास है, चाहे अखिलेश जी हो या तेजस्वी जी हो या मेरे पास हो, हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं। अगर हमारे वहां के शंकराचार्य हो या हमारे धर्म गुरु हैं, वही अगर वो इवेंट अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे वो सभी लोगों को निमंत्रण देते हैं और सब लोग जाते हैं। आपने क्या किया, सेलेक्ट किया कि आपके पसंद से जो है उनको आपने बुलाया, आप कंगना रनावत को उनको आप बुला रहे हैं, तो मतलब आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बिहार के बहुत सारे बड़े बड़े लोग हस्ती हुए हैं, बड़े अच्छे लोग हुए हैं, वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। तो खैर आपके इवेंट में भला विपक्ष क्यों जाए। हम राम को मान रहे हैं, हमेशा मानते रहेंगे। और राम के नाम पे, राम ने हमको कभी नहीं धोखा दिया ना कभी देंगे, लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति करे उन्होंने हमारे साथ छल किया, धोखा दिया। आपने बताइए ना, एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष करके 4 विधायक बनाया। आपके पास पैसा है या मसल पावर ज्यादा है, अगर हम अपनी बात को अगर कुछ रख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप हमारे विधायक को ले लीजिएगा। आपको मैं कुछ बात बोलूं, आपको बुरा लग जाए तो इसका मतलब क्या मेरा Y+ सुरक्षा ले लीजिएगा। मतलब यही तो हम कह रहे हैं कि संविधान को अपने जेब में मत रखिए। अगर आपने सुरक्षा दिया तो क्यों दिया, समीक्षा हुआ होगा, आपने किया होगा कि मेरे जान माल का खतरा है इसलिए आपने सुरक्षा दिया। और जब हटाने की बात होगा तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया है कि मेरे पास जान माल का खतरा नहीं है, टल गया है, तो आप सुरक्षा वापस कीजिए। और वापस भी करने के लिए भी सिस्टम होता है। अभी हमारे पास Y+ सुरक्षा था तो आप Y कर देते, फिर Y के नीचे कैटेगरी लाते, फिर आप शट डाउन कर देते। आज हमने एयरपोर्ट पे कुछ हमारे बयान हमने दिया जिससे आपको बुरा लग गया, हालांकि हमने बयान बहुत अच्छा दिया, हमने कुछ गलत नहीं बोला, उनको बुरा लगा तो हमारा सुरक्षा ले लिया। तो यही हम चाहते हैं कि भाई ये देश का लोकतंत्र जो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत मेहनत करके हमारे संविधान बना के दिए और उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने का किसी का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने मेरे पैसे का बल को उपयोग करके आप हमारा विधायक खरीद लिए, हमारे और बनी हुई सरकार को आप गिरा देते हैं, जो जिसका मर्जी होता है उनका विधायक खरीद लेते हैं। वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा वहां से आता है जहां पे आप धंधा देते हैं, चंदा लेते हैं। चंदा जो नहीं देता उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देते हैं, वो चंदा देता है। ये सिद्ध हो गया। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा, 16,000 करोड़ रुपए का उजागर कर दिया कि इनके पास चंदा के तौर पे आया। तो मतलब ये देश पहले ऐसा नहीं था, इस तरीके से काम नहीं होता है कि आपको मैं बड़ा प्रॉफिट दे दिया तो आप हमको चंदा दीजिए। तो इस तरीके से नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ये देश में ये गलत हो रहा और ये परंपरा चलते रहेगा तो फिर तो कल अडानी आके देश चलाएगा, अंबानी आके देश चलाएगा। अंबानी अडानी के लिए 30,000 50,000 करोड़ रुपया क्या है? 50,000 करोड़ रुपया बजट बनाएंगे, 500 सांसद बना लेंगे। एक सांसद पे 100 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, सांसद बन जाएगा। 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, 500 सांसद बना लेंगे। जबकि 500 सांसद की जरूरी नहीं है, 272 सांसद की जरूरी है। 30,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, सांसद बन जाएगा। और 100 करोड़ रुपया जहां पे भी खर्च करेगा क्यों नहीं सांसद बन जाएगा। तो ये हम नहीं चाहते कि परंपरा चले जो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जनता को मालिक बनाया, नेता को सेवक बनाया। और नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय रखा कि 5 साल में नेता अगर जो वादा करे वो पूरा नहीं करेंगे तो जनता के पास पूरा अधिकार होगा उनको बदलने का। हम चाहते कि हमेशा जब तक ये सृष्टि चले तब तक जनता के हाथ में उनका कमान हो। राजनीतिक शुरुआत हुई, उसमें कई बदलाव आए, उसका बुरा नहीं मानते। छोटी छोटी पार्टियों के पास ये अवसर होता है कि अपने मुद्दे पर दूसरे दलों को सहमत कराने के लिए अपना एजेंडा रखें, उनके साथ जाएं। काशीराम जी को यही किया था। तो 19 में आप महागठबंधन में थे, 20 में एनडीए में आए, फिर 24 में आप महागठबंधन, 25 में आप यही रहेंगे। 25 में आप यही रहेंगे, गारंटी है, 100% गारंटी है कि भाजपा 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ रहेंगे। हम संविधान के साथ खड़ा होंगे, गरीब पिछड़ा दलित के लिए खड़ा रहेंगे। और हमने जो क्या होता है कि एक अनुभव का भी राजनीति में बड़ा खेल है। जब हम राजनीति में आए तो हम राजनीति का ABCD हमको नहीं पता था। 2014 में आए, मोदी जी के बारे में सुने कि अच्छे दिन आएंगे, हमने मोदी जी के लिए काम कर दिया। कीर्ति आजाद जी को जिताया हमने, हुकुमदेव जी के लिए काम किया हमने, पासवान जी जो थे, स्वर्गीय पासवान जी, रामचंद्र जी के लिए हमने काम किया। तो हमें लगा कि अच्छे दिन आएंगे। फिर हमें लगा कि नहीं, ये हमारे साथ छल हुआ। और फिर हमने पार्टी बनाया तो हमने लालू जी के साथ हम चले गए और उनके साथ राजनीति किया और हमारे चुनाव में हार हुआ और हम
3 सीट का 3 सीट हार गए, और हम लोगों का था कि आगे चलना है, काम करना है, और हम लोग 1 साल तक साथ में काम किए। उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरा और तेजस्वी जी में थोड़ा सा ये हो गया कि हमारे सीट को घोषणा नहीं किए और हमारा डिप्टी सीएम का घोषणा नहीं किए, तो हमको लगा कि हमारे साथ छल हुआ और हमने जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया। तो मुझे लगता है कि हम जो भी लिए उस समय का सिचुएशन वो सही था, और हमने निर्णय ले लिया कि हम उनके साथ हार जीत नहीं करेंगे, और हम अकेले चुनाव लड़ने की बात करने लगे, और हम अकेले सीट पर अपना समीक्षा करने लगे, कैंडिडेट को उतारने लगे। उतने में भारतीय जनता पार्टी का ऑफर आया कि हमारे साथ आइए, और हमने उस समय में सोचा कि ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसान दिए हैं तो हम इनके साथ काम कर लेते हैं, और मैंने वही उम्मीद से कि ये शायद इनके साथ जाएंगे और हमारा काम होगा। कोई भी पार्टी खराब नहीं है, ये पार्टी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी पार्टी से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और उनका विचार था कि उन्होंने कहा था कि एक सांसद को भी अगर हमें खरीदना पड़े तो ऐसी सरकार में हम प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहेंगे। और उन्होंने एक सांसद को लेकर अपनी सरकार गिराना मंजूर समझा, लेकिन एक सांसद को वो मैनेज नहीं किए, ना ऑफर दिए, ना पैसा दिए, ना कुछ भी दिए। तो वो भारतीय जनता पार्टी आज वैसा नहीं है। तो हमने वो भारतीय जनता पार्टी सोच के उनके साथ हमने काम किया, और उसके बाद जब हमारे पास 4 विधायक आया, उन्होंने हमें प्रेशर देने लगा कि पार्टी को विलय कीजिए, हमारे पार्टी में मर्ज कीजिए। तो भला हम अपनी पार्टी को क्यों मर्ज करेंगे? हमारे जो आरक्षण का हमारी पार्टी बनाने का एक ही लक्ष्य था कि निषाद को आरक्षण दिलाना। हम निषाद के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे सामाजिक संगठन बना के। जब हमें एहसास हुआ कि जिस नेता को कह रहे हैं काम करने के लिए, वो सिर्फ चुनाव में हाँ बोलते, चुनाव के बाद भूल जाते हैं, तो जो उनको कह रहे करने के लिए उस जगह पे हमें पहुंचना है। और इसलिए हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया कि हमारे पास भी पावर आएगा, सत्ता आएगा, और हम संविधान के दायरे में रहकर उनको आरक्षण दिलाएंगे। तो यह पार्टी का उद्देश्य है कि निषाद को आरक्षण भी दिलाना। हमने भाजपा को कहा कि आप आरक्षण दे दीजिए, आप जो बोलिए वो करने के लिए तैयार है, आप हमसे प्राण मांगे हम दे देंगे, लेकिन जब तक आरक्षण लागू नहीं कीजिएगा तब तक भला ये पार्टी को कैसे मर्ज कर देंगे? क्योंकि ये पार्टी हमने नहीं बनाया, हम सब मिलकर निषाद ने बनाया ये पार्टी। ये मेरा अपना अकेला अधिकार इस पार्टी में नहीं है कि मैं ही मालिक हूं, ऐसी बात नहीं है। सब मिलकर निर्णय लिया कि ये पार्टी बनना चाहिए, और अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए। आप अपने मुद्दे पर खड़े हैं, बिहार में मुद्दे क्या हैं, क्या लग रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में वही बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और किसान परेशान है। किसान को तो सम्मान निधि मिल रही है। कुछ नहीं, अगर किसान को सम्मान निधि मिलता तो किसान कुंज नहीं करता दिल्ली की ओर, और दिल्ली सरकार इतना भी ये नहीं होता। अगर किसान को सम्मान देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता कि रोड पे कील लगा देते। 5 किलो राशन मिल रहा है। बताइए ना, इस देश में कभी ऐसा सुने कि जो हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, अगर उनको अगर कुछ इशू है तो उनके साथ बैठ के हम बातचीत करेंगे, ना कि उनको दिल्ली आने से पहले बॉर्डर पे उनको रोक के और रोड पे कील ठोक देंगे। ये बताइए कैसे कहां तक जायज है? अब 5 किलो राशन तो उनको नहीं दे रहे ना, ये गांव में दे रहे सिर्फ वोट लेने के लिए। ये देश में राशन देने की व्यवस्था कहां है? देश में तो टैक्स लेने की व्यवस्था है, और जब टैक्स लिया जाएगा उसी से देश चलाना है। हमें किसी को बैठा के खाना नहीं खिलाना है, हमको उनके दोनों हाथ में स्किल देना है, पैर में व्यवस्था देना है कि पैडल मार के कैसे रन करके आगे भागेंगे। अगर आप पैर में अगर कुछ कमी है घुटना में, तो आप व्हील चेयर पर बैठ के कैसे रन करना है वो क्लिक कराना है। हम घर में बैठा के सिर्फ खाना खिलाने के लिए देश नहीं है, तो हमारा देश तो खत्म हो जाएगा। आज देश के ऊपर कितना कर्ज हो गया। नौकरी तो नीतीश जी ने भी दी, नौकरी नीतीश जी दिए हैं, हम कहां बोले कि नहीं दिए हैं, लेकिन क्यों दिए? मोदी जी को रोकने के लिए दिए। और नीतीश जी का ये पॉलिसी नहीं है। नीतीश जी तो 17 साल से रहे भाजपा में, सरकार में जब से उनका है, क्यों नहीं इससे पहले सरकार में नौकरी दिए? ये जो सरकार बना वो नीतीश जी का सरकार नहीं था, वो लालू जी की सरकार था। आप 43 पे आप बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, वो लालू जी का मेहरबानी था। आप लालू जी की सरकार था, और आपने जो भी किया, और वो विभाग किसका था? ये बात आप भी मानते हैं कि नौकरी नीतीश जी ने दी, लेकिन नौकरी किसने दी बिहार में, इसको लेके बड़ा जिद है। देखिए, नीतीश जी की सरकार ने नौकरी दी, क्योंकि सीएम वो है, तो निश्चित तौर पे नीतीश जी की सरकार ने दिया। लेकिन इसका क्रेडिट नीतीश जी ना ले, इसका क्रेडिट तेजस्वी जी ले रहे हैं, और अच्छा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने चुनाव में उन्होंने कहा था पहला दिन हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला पेन में पहला साइन करेंगे 10 लाख नौकरी का, और उनका एजेंडा था। तो खैर वो सीएम नहीं बने तो नहीं हुआ। जब उनके साथ सरकार बना, डिप्टी सीएम बने,
तो उनके पास जो भी विभाग है मैक्सिमम 90% उन्हीं के विभाग से नौकरी मिला। कल मैंने इस सरकार का मैं भी अंग था नीतीश जी के साथ, और मैं नीतीश जी का मंत्री नहीं था, मंत्री सिस्टम वाइज में मंत्री था, लेकिन मैं उनका पार्टनर था, क्योंकि मेरे 4 विधायक से सरकार बना था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो वो सरकार नहीं बनता उस समय में, क्योंकि उनके पास हमारे 4 विधायक हटाने के बाद उनके पास बहुमत नहीं था, यानी कि हमने सरकार बनाया, वो सरकार का हम पार्टनर थे। ठीक है, नीतीश जी के मंत्रिमंडल में थे तो मैं मंत्री था। निषादों को आरक्षण दिलाना आपकी प्राथमिकता सूची में, ठीक है जी, घोषणा पत्र में भी भाषण में जब करते हैं निषादों को तो बिहार में ऑलरेडी आरक्षण मिल ही रहा है पिछड़ी जाति के रूप में, आप किस विशेष आरक्षण की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे समुदाय को जो फिशरमैन कम्युनिटी जो मल्लाह जाति जो है वो बंगाल में आप जाइएगा तो एससी में है, या दिल्ली में जाइएगा तो वहां पे भी एससी में है। तो मेरी लड़ाई है कि हमें एससी में रखा जाए, हमें एससी में हमें रखा जाए, ताकि हमें उससे हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। अभी आज की तारीख में बिहार में इतने बड़े पॉपुलेशन में रहने के बावजूद एक भी बिहार में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है, एक भी एसपी नहीं है, तो हम काफी पीछे हैं। तो हमको आगे लाने के लिए हमको एससी का जब तक आरक्षण जो ऑलरेडी हमें मिला है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पहले एक ही राज्य हुआ करता था, वो राज्य बंटवारा होकर अलग अलग राज्य बना, लेकिन निषाद एक ही है। जब बंगाल में एससी में है तो बिहार में क्यों नहीं एससी में है? तो हमारी लड़ाई वही है, जो मंडल कमीशन में 40 सिफारिश था, उसमें भी मंडल कमीशन में भी 40 सिफारिश में 37वां सिफारिश में कहा गया कि निषाद मल्लाह जो फिशरमैन कम्युनिटी है उसको एससी या एसटी का दर्जा देना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े कि हमें एससी या एसटी में हमें मिलना चाहिए।